तो ये पूरा तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ क्षेत्र हमारा कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि पार्ट था हमारा गोंडवाना लैंड का ही। ओके, एक था अंगारा लैंड ऊपर का हिस्सा नॉर्थ साइड का, और दक्षिण की तरफ क्या मिला था आपको, गोंडवाना लैंड का हिस्सा देखने को आपको मिला था। तो ये पूरा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है जो कभी केन्या या मोजाम्बिक से टच करता हुआ था, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता हुआ, उसमें संचलन हुआ, मूवमेंट हुआ, फिर ट्रेसरी और कॉटनरी युग आते आते प्लेस्टोसीन युग तक पूरा टच करता हुआ चला गया, फिर हिमालय पर्वत का निर्माण करता हुआ वो आगे अभी भी चल रहा है। ओके, तो प्रायद्वीपीय पठार, इसको इसकी संरचना के आधार पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा बेसाल्टिक चट्टानें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही साथ यहां पर आपको आर्कियन चट्टानें भी देखने को मिलेंगी। ओके, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। और जो ये पठार है, मैंने आपको बताया था पर्वत जिसमें क्या होता है कि ऊंची चोटियां उसकी होनी चाहिए, आधार जो है चौड़ा होना चाहिए, ढाल जो है तीव्र होना चाहिए, तब वो पर्वत की उपमा दी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर वो सपाट रहता है, उसमें ऊंचे शिखर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चौड़ाई उसकी पर्वत की तुलना में कम रहेगी, ढाल उसका थोड़ा सा मंद रहेगा, तो उसे पठार की उपमा दी जाती है। और ये हिस्सा हॉस्ट पठार जैसा रहेगा, यानी कि उठा हुआ हिस्सा। ओके, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्खंड की उपमा दी जाती है। कुछ ऐसी संरचना उसमें आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर मौसमी परिघटनाओं की वजह से धसाव हो गया, संचलन की वजह से धसाव हो गया, और जो ऊपर उठा हुआ जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यही हमारा पठार कहलाता है फिर। ओके, इस प्रकार ये हमारा तैयार होता है प्रायद्वीपीय पठार। ओके, अब इसकी एक खासियत और मैं बताता हूं, यहां पर आपको भूकंप देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं जहां पर भूकंप आ जाते हैं, लातूर जैसे क्षेत्र हो गया, और एक क्षेत्र होता है वहां पर कोयना। आप पूछेंगे सर तब यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है। जो मानवीय परिघटनाएं होती हैं, जैसे कि बांधों का निर्माण कर दिया गया, बांध बनाए गए, ये बांध है। ओके, अब यहां पर नदियों द्वारा लाया गया ये हमारा ऐसे बांध होता है, और यहां पर पानी जमा होता है, जो जलाशय बना हुआ होता है, यहां पर लगातार गाद इकट्ठा होता रहता है, तो इनका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो भूकंप जनरेट कर देते हैं। इसी कारण कोयना जैसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र के यहां पर भूकंप के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। ओके, इसके अलावा कहीं कहीं पर, सब जगहों पे नहीं, कुछ कुछ इलाकों में, जैसे कि आप गुजरात में पहुंच जाएंगे, कच्छ का रण का जो एरिया है वहां पर प्राकृतिक भूकंप देखने को मिल जाएगा, लेकिन पूरे प्रायद्वीपीय हिस्से में आपको भूकंप के लक्षण नहीं देखने को मिलेंगे। ज्वालामुखी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन मैंने बताया था, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के,
हमारे जो भारतीय प्लेट की एक खासियत है कि ये नीचे की ओर ज्यादा छेपित होता ही नहीं है। किसी भी, जैसे कि दो प्लेट मैंने बताया था, ऐसे ऐसे आ रहा है, एक जो अधिक घनत्व का होता है नीचे की ओर चला जाता है, और जब ज्यादा गहराई में जाता है तभी तो वहां पर हाई टेम्परेचर से मैग्मा का निर्माण हो रहा होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्यादा गहराई में छेपित कुछ होने का मतलब ही नहीं है वहां पर। इसकी वजह से वहां पर मैग्मा जनरेट ही नहीं हो पाता है, और जब मैग्मा बनेगा नहीं तो लो प्रेशर की वजह से वो बाहर निकलता नहीं है। इसलिए यहां पर आपको ज्वालामुखी प्रघटनाएं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, लेकिन यहां पर अगर हम कृषि के दृष्टिकोण से कहें, बेसाल्टिक चट्टानें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अग्नेय चट्टानों का ही तो एक पार्ट होता है बेसाल्टिक चट्टानें। कौन से पार्ट में उसका आता है? एक आंतरिक होता है, एक बाह्य अग्नेय चट्टानें होती हैं। तो ये बाह्य अग्नेय चट्टानों का ही भाग था, जिसमें आपको क्षारीयता के गुण देखने को मिलेंगे, बेसिक गुण देखने को मिल रहे होते हैं, क्योंकि सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है। तो बेसाल्टिक चट्टानों में वैसे तो ये बहुत कठोर है, टूटना मुश्किल है, इसको दृढ़ संकल्प लिए हुआ है, लेकिन मौसमी प्रघटनाओं कई सालों के बाद इसमें चेंजेस आना शुरू हुआ। मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, मिट्टी का विकास हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? इससे जनरेट होने वाली मिट्टी को बोला जाता है काली मिट्टी, या कपासी मिट्टी, या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जहां पर किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वहां पर। ओके, और इसके अलावा यहां पर गन्ने की भी खेती आप देख सकते हैं, मक्के की देख सकते हैं खेती करते हुए। लेकिन मेनली अगर ये फेमस है तो कपास की कृषि के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतनी इसको पानी की भी जरूरत नहीं होती है, और जो काली मिट्टी की खासियत होती है ये नमी धारण किए हुए रहती है, ज्यादा सिंचाई की भी हमको जरूरत नहीं। इसलिए कपास के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ वो क्षेत्र। इसीलिए महाराष्ट्र के जो पठारी क्षेत्र हो गया, गुजरात का जो एरिया टच करता होता है, मालवा का जो क्षेत्र हो गया, यहां पर कपास का ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ओके, तो ये था कृषि के दृष्टिकोण से। अब आप कहेंगे सर आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप बता दीजिए। मैंने आपको अभी क्या बता दिया? भौगोलिक उसकी कैसे संरचना है, उसके बारे में पूरा विवरण आपको दे दिया था, पॉइंट से पॉइंट तक उसका पूरा दिखाया था मैंने। फिर वहां पर कृषि या मिट्टी का कैसा वहां पर संरचना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब वहां पर खनिजों का क्या महत्व है? अग्नेय चट्टानें, और अग्नेय चट्टानों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि अग्नेय चट्टानों में आपको धात्विक अधात्विक खनिज बहुत पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जिसमें आपको मिल जाएगा लौह अयस्क से लेकर के सोना चांदी मैग्नीज बॉक्साइट जैसे वहां पर मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, धात्विक चीजें में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ इलाकों में उसका खनन हो जाता है, जहां पर विंध्य जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं, धारवाड़ जैसे चट्टानें जहां पर हैं, वहां पर तो खनन करना आसान हो जाता है। लेकिन जो कठोर चट्टानें होती है, आर्कियन टाइप की जो चट्टानें जहां पर देखने को मिलेंगी, वहां पर खनन का कार्य थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कठोर चट्टानों की वजह से। ओके, इसीलिए यहां पर खनिज की कोई कमी नहीं है, भंडार बहुत ज्यादा है यहां पर। कर्नाटक तो इस क्षेत्र में नंबर 1 है। कोयला के मामले में आपको छत्तीसगढ़ के पठार से लेकर के नागपुर का पठार और छोटा नागपुर के पठार से नीचे चले आइए तो आंध्र प्रदेश दंडकारण्य के पठार में कोयला तो बहुत मिल जाएगा। गढ़जात के पहाड़ियों में चले जाइए तो वहां पर आपको बॉक्साइट का खनन कोरापुट के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। अभ्रक का उत्पादन, आधात्मिक खनिजों का उत्पादन भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो खनिज के दृष्टिकोण से इसका अपना एक अलग महत्व होता है।
और उसका अगर आपसे स्रोत पूछे तो आग्नेय चट्टाने, फिर उसमें चेंजेस हुआ, हाई प्रेशर, आग्नेय चट्टाने, और जब इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जब इसका चेंज हुआ तो रूपांतरित चट्टाने बनी। अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा, उसके पार्ट से, जैसे कि उसको कितने कितने खंड में बांटा गया है। अभी बस आप उसका एक समरी यहां पर देख लीजिए। ओके, फिर अब वहां पर कौन सा क्षेत्र, वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर के पतझड़ वाले वनस्पतियां देखने को वहां पर मिल जाएंगी। प्राकृतिक क्षेत्रों में यहां पर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले भी सदाबहार वनस्पतियां भी देखने को यहां पर मिल जाती हैं। ट्रॉपिकल जोन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र। 23.5 डिग्री कर्क रेखा तो इसी के ऊपर से हो तो होकर गुजर रही होती है। ओके, और पर्यटन के क्षेत्र से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, पर्यटन का क्षेत्र। यहां पर कई ऐसे आपको बीच मिल जाएंगे, कहीं पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, कई ऐसे क्षेत्र, पंचमढ़ी जैसा क्षेत्र वहां पर देखने को मिलेगा, बाबा भूटान जैसी पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, अजंता की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। ये सब क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें उकेरी गई जो चट्टानी कलाकृतियां हैं, तो इस प्रकार वहां का लोगों का जो जैविक वहां पर जो जीवन प्रवाह है वो इन्हीं सब पर तो डिपेंड करता है। कुछ कृषि पर होते हैं, कुछ पर्यटन पर डिपेंड रहते हैं, कुछ खनिज संसाधनों में डिपेंड रहते हैं। और साथ ही साथ चूंकि इसका समुद्री विस्तार है, पूरा समुद्र को ये टच कर रहा होता है, तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको बंदरगाह भी देखने को, पोर्ट, बड़े बड़े पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भारत में टोटल 13 बड़े मेजर पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, और वो सारे क्षेत्र यहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे। फिर आप चाहे पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से लेकर के आप चले आइए, पारादीप बंदरगाह, फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह, नीचे आइए चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह देखने को मिलेगा, कोच्चि बंदरगाह, मंगलोर, मर्मगोवा बंदरगाह, मुंबई, शाहवानोवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वधावन तो अभी लेटेस्ट, वधावन जो पोर्ट है ये लेटेस्ट पोर्ट महाराष्ट्र में बना था, 13वां मेजर पोर्ट। और कांडला के बारे में तो क्या कहना, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला बना हुआ, जो कि चलता है ज्वार और भाटा पर चल रहा होता है, भाटा नहीं कहेंगे, जब ज्वार, जब पानी ऊपर उठता है तो उस पर वो वर्क कर रहा होता है, कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में आपको भौगोलिक से लेकर के उसके पोर्ट तक क्या विस्तार है उसके बारे में पूरी चर्चा यहां पर हो चुकी है। अब हम चलते हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बिना उसके समझे तो हम कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। यहां पर ये प्रायद्वीपीय पूरा हिस्सा हो गया। अब इसको कैसे, इसको डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा उत्तर का जो पूर्वी क्षेत्र होता है, उत्तर का जो ये पूरा मध्य वाला हिस्सा देखने को मिलेगा यहां पर। ओके, ये पूरा एरिया कवर करता हुआ रहेगा। उत्तरी मध्य क्षेत्र, जिसके भी कई पार्ट होते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इस वाले हिस्से में
आपको देखने को क्या मिलेगा, अरावली, अरावली का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मालवा क्षेत्र है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये उत्तरी मध्य उच्च भूमि का पूरा ये क्षेत्र होता है। अब दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर हम चलते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये पूर्वी, पूर्वी क्षेत्र जो देखने को मिलेगा। यहां पर मध्य भी लिख लीजिएगा, पूर्वी मध्य एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर देखने को छोटा नागपुर का पठार, ओके, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दक्षिण मध्य का क्षेत्र यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये हिस्सा। यहां पर दक्षिणी मध्य हिस्से में क्या कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, यहां पर ये 3 टाइप में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। ये पूरा दक्कन का एरिया देखने को यहां पर मिल रहा होता है। ओके, और साथ ही साथ यहां पर तेलंगाना का पठार और कर्नाटका का पठार देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बुंदेलखंड का भी एरिया देखने को यहां पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेघालय और मिकिर की पहाड़ियां, मेघालय व मिकिर की पहाड़ियां, यानी कि आपसे अब बात कर रहा है नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात कर रहा है, जिसका मैंने पिछली क्लास में पूरा जिक्र किया हुआ था। फिर उसके बाद आपको उत्तरी दक्कन और महाराष्ट्र का जो पठार है यहीं पर ही देखने को मिल जाएगा पूरा। ओके, फिर दक्षिणी दक्कन का पठार भी इसी में ही आ जाता है। फिर नीचे चले आइए, इस एरिया में दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा यहां पर। जहां पर आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, इन सब का कैसे विस्तार हुआ है, कैसे वो एक दूसरे से सटे हैं, उनका क्या भौगोलिक महत्व है, उनकी ऊंची चोटियां, मानसून में उनका क्या इफेक्ट है, उनका प्राकृतिक विस्तार कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वहां पर चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, वहां पर खनिज क्या है। ओके, और लास्ट में हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट एरिया की, जो कि फैला हुआ है गुजरात से लेकर के नीचे चले आइए कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ है। कोंकण, कन्नड़, फिर मालाबार तट, वहीं पूर्वी ओर चले जाइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कोरोमंडल तट से लेकर के उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकारी तट देखने को मिल जाएगा यहां पर। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार, जिसको कई छोटे छोटे खंड में उसकी विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया गया है, उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उनको तोड़ा गया है। ओके,
अब हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं उत्तरी मध्य की उच्च भूमि के बारे में। इसमें मैं दो चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। कौन से दो चीजों के बारे में? एक तो अरावली पर्वत, दूसरा मालवा का पठार। और सुर्खियों में क्यों रहा ये भी हम जान लेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम जानते हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत, अब इसके लिए पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर लिख देते हैं अरावली पर्वत। सेम वही डायग्राम जो कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं बनाने के लिए। ये देखिए बनकर अभी तैयार हो जाता है। ये थोड़ा सा इसको और अंदर कर देते हैं, फिर ये नीचे आता है और मटकी का शेप लेते हुए ये हमारा बन जाता है पूरा। अब हमें नीचे बनाने की अभी जरूरत नहीं है। ओके, अब अरावली का क्षेत्र यहां से गुजरात से शुरू हो करके ये फैला हुआ है दिल्ली तक का क्षेत्र। इस प्रकार हमारे अरावली पर्वत का विस्तार हुआ है, जो कि गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से ये पूरा फैला हुआ है, दिल्ली तक का ये क्षेत्र फैला हुआ है, जिसको अलग अलग नामों से बीच में जाना चाहे। हर्षनाथ पहाड़ियां दिल्ली रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, अब अरावली पर्वत के बारे में जानने से पहले हम इसके प्राकृतिक चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, इसका मौसम दृष्टिकोण से क्या महत्व है, पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जब हमारी मानसून हवाएं आ रही होती हैं, दक्षिण पश्चिम जब मानसून हवाएं इंटर कर रही होती हैं, तब यहां पर उसको जो गैप मिलता है, कौन सा? नर्मदा और ताप्ती नदियों का जो गैप वहां पर मिल रहा होता है, जो भ्रंश घाटियों वाला पूरा क्षेत्र फैला हुआ रहता है, वहां से ये एंट्री कर रही होती हैं हवाएं, और उसमें ज्यादा बरसात तो वो वहां पर पश्चिमी घाट के एरिया में कर रहे हैं, लेकिन अब आर्द्रता की कमी होने की वजह से कम बरसात करते हुए वो सीधे इसी के समानांतर चली जाती है वो फिर। और इधर वाले एरिया में जो यहां से एंट्री कर रही होती है पाकिस्तान की तरफ से, वो इन एरिया में वो पूरी तरीके से सूखी रहती है, उसमें बिल्कुल भी आर्द्रता नहीं रहती है। तो वो तो हो गया अलग देश का। हमारे देश के बारे में अगर हम बात करें तो जो ये हवाएं, मानसूनी हवाएं चल रही हैं, ये इस अरावली पर्वत को क्रॉस करके जो थोड़ी बहुत इधर चलती हैं, ज्यादातर तो इधर ही बरसात कर देती हैं, क्योंकि अरावली पर्वत की भी क्या खासियत होती है, जैसे कि यहां से ऐसे समानांतर ये हवाएं बह रही हैं, ये पूरा अरावली रेंज ये है समानांतर बह रही है। कुछ थोड़ी बड़ी जो हवाएं इधर जा भी रही हैं, उसमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं है, और वो सीधे सीधे होते हुए निकल जाती हैं। इसीलिए यहां पर आपको वनस्पतीय दृष्टिकोण से यहां पर वनस्पति का उतना विकास नहीं हो पाया है। यहां पर आपको मरुस्थल ही देखने को मिलेगा। वहीं उसके आप पूर्वी क्षेत्र में चले आइए, इस एरिया में चले आइए, तो यहां पर कृषि की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। लेकिन हां, यहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है मोटे अनाज का। तो ये हो गया वहां पर मानसून की दृष्टिकोण से। इसीलिए अरावली पर्वत जो होता है एक जल द्विविभाजक का काम कर रहा होता है, कि एक तरफ तो वो बरसात कर रही है और दूसरी तरफ वहां पर बारिश ही नहीं हो रही है, और जो हो भी रही है वो उतना नहीं है कि अन्य फसलों के लिए वो उपयोगी हो। वहां पर आपको बरसात जो देखने को मिल जाएगा
75 सेंटीमीटर के ही आसपास देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और इसके अगल बगल कभी चला भी गया तो 25 सेंटीमीटर से भी कम, सूखा, पूरा सूखा क्षेत्र। इसीलिए इन एरिया में आप देखेंगे यहां पर जंगलों का ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। यहां पर एरिया में जंगलों का ज्यादा विकास देखने को मिलेगा। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब इसकी संरचना के बारे में और जान लेते हैं, अरावली पर्वत के बारे में, जो कि गुजरात से कहां तक फैला था? दिल्ली तक फैला था। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी बोली जाएगी? गुरु शिखर, माउंट आबू चोटी। ओके, वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। मैं फिर से बना देता हूं इसको यहां पे। ये हमारा फैला हुआ था अरावली रेंज, और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस एरिया में गुरु शिखर। ओके, और यहां पर एक आपको दर्रा देखने को मिलेगा जो कि आबू पर्वत से उसे अलग कर रहा होता है। उस दर्रे का नाम क्या होता है? गोलन घाट दर्रा यहां पर देखने को मिलेगा। गोलन लिख नहीं रहा होगा, उसको क्लियर लिख देता हूं। यहां पर आपको गोलन घाट दर्रा देखने को मिलेगा। जिसके एक तरफ है माउंट आबू, दूसरी तरफ है वहां पर आपको गुरु शिखर पर्वत देखने को मिलेगा। ओके, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके उत्तर की तरफ आप चले जाइए तो यहां पर आपको जरगा पहाड़ी देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी? ये चीज जो विंध्यल, यहां पर पूरा विंध्यन रेंज यहां पर पूरा फैला हुआ है। विंध्यन रेंज, इनको जो अलग कर रहा होता है इसे कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल के द्वारा अरावली पर्वत विंध्यन रेंज से अलग हो रहा होता है। ओके, और साथ ही साथ अरावली पर्वत पे चूंकि यहां पर जंगलों का बहुत विकास हुआ है। अब हम आपसे बात, ये तो पूरा हो गया उसके प्राकृतिक संरचना के बारे में, वहां पर कैसे मानसून का, वनस्पतियों का किस प्रकार विकास हुआ था, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम चर्चा करने वाले हैं वहां पर कृषि के बारे में। कृषि के बारे में भी मैंने एक रूप से चर्चा कर ही लिया है कि उसके एक इलाके में कृषि का ज्यादा विकास हुआ है। और ये कृषि के बारे में क्या चर्चा करना है कि वहां मानसून का ही डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिला है। वहां के जो मिट्टी होती है वो जलोढ़क प्रकार की उतनी नहीं देखने को मिलेगी। जलोढ़क जो कि उपजाऊ बहुत मिट्टी होती है, मरुस्थलीय टाइप की वहां पर देखने को मिलेगी मिट्टी। और ऐसी मिट्टी में रवे बड़े होते हैं मिट्टी के आकार के, उनके जल धारण क्षमता कम होती है, तो इसीलिए अन्न उपज उपजा पाना वहां पर कठिन होता है। इसलिए मोटे अनाज, चने जैसे, मक्का जैसी फसलें वहां पर अधिक उपजाई जाती हैं। दाल जैसी चीजें वहां पर उपजाई जाती है। दाल जिसका उपभोक्ता उत्पादन में तो भारत नंबर 1 पे आता है। तो ये था कृषि के दृष्टिकोण से। अब हम चलते हैं खनिज दृष्टिकोण से। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आर्कियन चट्टानों से लेकर के धारवाड़ की थोड़ी चट्टानें यहां पर देखने को मिल जाएंगी, क्रम की चट्टानें। और इनकी क्या खासियत हुआ करती थी? यहां धात्विक और अधात्विक खनिजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। हाँ, यहां पर आपको
कोयला जैसे निक्षेप देखने को नहीं मिल रहे होंगे। ओके, यहां पर तांबा हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, लेड हो गया, इन खनिजों का उत्पादन ज्यादा होता है, इनका खनन का कार्य ज्यादा हो रहा होता है। यहां पर खेतड़ी जैसे इलाके तो यहाँ के फेमस इलाके हैं, लेकिन यहां पर आपको फॉसिल फॉइल्स जैसी चीजें यहां पर कम देखने को मिलेंगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो तटीय इलाके यहां पर हैं, वहां पर आपको प्राकृतिक गैस देखने को मिल रहा है, जहां पर खनन का कार्य होता भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भी वहां पर खनन का कार्य किया जाता है। तो ये बात हो गई खनिज के बारे में। ओके, चट्टानों के बारे में, वहां पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, मिट्टी के बारे में, कैसी मिट्टी होती है कि वहां पर कृषि को क्या इफेक्ट डाल रही है, मानसून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है कृषि के साथ साथ वहां की वनस्पतियों पर। अब हम चलते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, अब प्रेजेंट टाइम पे चलते हैं कि वहां पर जो वनस्पतियों का विकास हो गया, वहां पर जो खनिज संसाधन है इतने सारे, तो उनका खनन का कार्य कैसे हो रहा है। वहां पर खनन का कार्य इन सब जगहों पर, यहां पर खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि अरावली पर्वत को नुकसान पहुंचने लगा है। ये वही अरावली पर्वत जो प्रीकैम्ब्रियन युग में निर्मित हुआ था। वलन पर्वतों से ही कभी निर्मित हुआ यह पर्वत अब आज रेसिड्यूअल पर्वत के रूप में, भ्रंशोत पर्वत के रूप में रह गया है। कई मौसमी परिघटनाओं के बाद अब इसमें अपरदन की क्रिया शुरू हो गई है। तो अब वैसे पुराने समय के अब वलित पर्वत जैसा इसका विकास नहीं रह गया है। ओके, बहुत ही प्राचीन ये पर्वत है। यहां पर इतने सारे धात्विक खनिज यहां पर पाए जाते हैं, खनन का कार्य इतना ज्यादा यहां पर हो रहा है कि यहां के पर्यावरण दृष्टिकोण से काफी हानिकारक हो गया है वो चीज। मैं इस पर एक क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूं, जिस पर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन अक्सर कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाना, अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाना पर्यावरणीय संदर्भ में कहां तक सही है। कहां तक सही है। ओके, कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाना वहां के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कहां तक सही है। क्योंकि देखिए खनन का कार्य भी जरूरी है, आर्थिक दृष्टिकोण से जीडीपी को बढ़ाना, हमें वैश्विक मुद्रा को बढ़ाना है, साथ ही साथ देश की जरूरतों को भी पूरा करना है, हमारे कल कारखानों की जरूरतों को पूरा करना है, तो उसके लिए तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं ऐसी क्रिएट ना हो जाए कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो जातीय समूह हैं, उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो वायु प्रदूषण इतना ज्यादा फिर बढ़ने लग जाता है कि दिक्कत होने लग जाती है, धूल के कण उड़ते रहते हैं, PM 2.5 PM 10 की मात्रा बढ़ जाती है। फिर सरकार ने सोचा ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाने के लिए। अफ्रीका में आप सहारा के पास ये वॉल देखेंगे, वहां उसी के तर्ज पर अब भारत में ये चीज बन रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, जो अरावली का पूरा रेंज है, ये पूरा जो रेंज आप देख रहे हैं अरावली पर्वत का पूरा रेंज, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, अब उसमें क्या किया जाता है, वनस्पति को बढ़ावा दिया जाएगा, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा।
ताकि उसका फिर से उद्धार हो सके। और साथ ही साथ खनन के कार्यों पर रोक भी लगाई जा रही है कि एक लिमिट में, एक दायरे में किया जाए, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि 2010 में आया था, उसके महत्व को वो पूरा कर सके। जो उसकी रूपरेखा है एनबीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, एनजीटी का, उसके जो जो उसकी सूचियां हैं उसको फॉलो कर सकें। अब देखिए ये पॉलिटी से जुड़ रहा है, एक रूप से आर्थिक चीजें अब पॉलिटी में जा रही होती हैं। हरियाणा के द्वारा इस पर पहल किया जा रहा है, दिल्ली के द्वारा इस पर पहल किया जा रहा होता है। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा था पूरा अरावली रेंज के बारे में। अब हम चलते हैं अरावली रेंज के, अरावली के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई डाउट? फिर से मैं एक डायग्राम यहां पर बना देता हूं जल्दी से। ये देखिए बनके तैयार। ओके, बाकी अभी आप उस पर ना जाइए, उधर के हमको जरूरत भी नहीं है। यहां पर अभी हमने क्या बनाया था, अरावली रेंज बनाया था। उसके अब आप दक्षिण की तरफ थोड़ा सा आ जाइए, दक्षिण पूर्व की तरफ चले जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ की पहाड़ियां, मेवाड़ का पठार वहां पर देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर मेवाड़ के नीचे चले आइए तो आपको मालवा का पठार वहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर जो क्षेत्र है ये है मेवाड़ का पठार, और उसके नीचे ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये मालवा का क्षेत्र है। अब हम चर्चा करने वाले हैं मालवा के पठार के बारे में। अरावली समझ में आ गया? उत्तरी मध्य के उच्च भूमियों के दो ही पार्ट थे, एक तो अरावली था और दूसरा मालवा था, और जिसी के अंतर्गत आ जाता है मेवाड़ का पठार भी, जो कि एक डिवाइडेशन का काम कर रहा होता है अरावली रेंज और मालवा के पठार के बीच में। मेवाड़ वही रेंज है जहां से बनास नदी निकल रही होती है और ये चंबल की एक सहायक नदी होती है। मालवा और मेवाड़ के क्षेत्रों से वो निकल रही होती है बनास नदी, और ये किसकी सहायक नदी होती है? ये चंबल की सहायक नदी होती है। वहीं अरावली के तरफ यहां पर लूनी नदी बह रही होती है, जो कि कभी भी किसी भी सागर में जाकर के नहीं मिलती है, वो धीरे ही धीरे अंदर ही समा जाती है। जैसे ही वो कच्छ के रन में एंट्री करेगी, यहां पर ये नदी बह के आ रही है, यहां पर कच्छ के रन में, इस जगह पर कच्छ के रन में, यहां नहीं, ऊपर नहीं, यहां पर कच्छ के रन में वो कहीं विलीन हो जाएंगी। अरब सागर में तो वो जा ही नहीं पाती हैं। अंतः स्थलीय नदी का इसलिए उसको नाम दिया गया है। ओके, और मेवाड़ का पठार फिर ये तो विभाजन का काम कर ही रहा था वहां पर। उसके बाद हम सीधे चलते हैं मालवा के पठार के बारे में। मालवा का पठार जिसके नीचे अब आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल का रेंज पूरा फैला हुआ। एक रूप से कहा जाए तो अब ये डिवाइडेशन का काम कर रहा है पूरे विंध्याचल के रेंज का और पूरे अरावली के रेंज का। ओके, मालवा का पठार यहां से ही, मालवा के पठार की मिट्टी जो होती है यहां पर भी आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी, और विंध्यन क्रम की भी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। और जो ये मेवाड़ देख रहे हैं आप, मेवाड़ का पठार, जब अभी आप बुंदेलखंड का उधर एक एरिया पड़ेंगे तो उसी का ही थोड़ा सा ये फैला हुआ अतिक्रमणित क्षेत्र है वो, वहां पे उसके भी गुण देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब इलाकों में आपको मोटे
अनाज का ज्यादा उत्पादन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मालवा के पठार में अब आपको काली मिट्टी भी सॉरी, यहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। बेसाल्टिक चट्टानों का वहां पर जमावड़ा वहां पर भी देखने को मिलेगा। कपास का उत्पादन वहां पर देखेगा। ओके, अब मालवा के पठार से ही इसका झुकाव कुछ तो हमारा पश्चिम की साइड है इधर की ओर, और कुछ का झुकाव जो होता है उत्तर की ओर चला गया है, और कुछ का नीचे की ओर चला आया है, दक्षिण की तरफ दक्षिण पूर्व की ओर चला गया है। तो यहां से जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, वो पश्चिम की ओर बहते हुए जाकर के समा जाती हैं अरब सागर में। ओके, मैं नदियों के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये कभी भी किसी डेल्टा का निर्माण करते हुए नहीं चलेंगी, क्योंकि यहां पर खड्ड के रूप में आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे एकदम चौड़ा क्षेत्र नहीं देखने को मिलेगा। चौड़े क्षेत्र में क्या होता है, मैदानी जैसा चौड़ा क्षेत्र जो रहता है उसमें जब नदी का पानी आता है तो अवसाद इकट्ठा करता हुआ चल रहा होता है। लेकिन अगर कहीं पर वो क्षेत्र जस्ट एकदम नीचे खाई जैसा दिखेगा, पानी आया नीचे गिरा, अवसाद जमने का नाम ही नहीं, पूरा अरब सागर में समा गया सब। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाए थे कि मग्न तट के बारे में, महाद्वीपीय ढाल के बारे में। अब देखिए वहां से कैसे कोरिलेट हो रहा होता है। महाद्वीपीय ढाल पे जब कोई भी अवसाद गिरेगा तो नीचे चला जाएगा ना, महासागरीय मैदान की तरफ, कहीं उभार की तरफ कहीं चला जाएगा। पहले तो महाद्वीपीय उभार पड़ जाएगा, वहां पर इकट्ठा होगा, फिर उसके आगे फिर बढ़ेगा महाद्वीपीय पूरा महासागर का पूरा मैदान देखने को मिलेगा। तो वहां पर तो कोई महत्व रह ही नहीं जाता है अवसाद का, फिर बहुत गहराई अंदर ट्रेंच वहां पर देखने को मिल जाएंगे, उसमें कहीं वो समा जाता है। इसलिए यहां पर नर्मदा नदी आई और सीधे डायरेक्ट नीचे अरब सागर में समा गई। ताप्ती नदी डायरेक्ट आई नीचे सीधे अरब सागर में समा गई। किसी भी प्रकार का वहां पर डेल्टा देखने को मिलेगा नहीं, ये भ्रंश घाटी से होते हुए बह रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यहां पर भ्रंश घाटियां देखने को आपको मिल जाएंगी, रिफ्ट वैली जिसे कहते हैं। पुरानी क्लासेस में आप देख लीजिएगा उसके बारे में पूरा, कि रिफ्ट वैली क्या होती थी, रैंप वैली क्या होती, भ्रंशोत पर्वत क्या होता था, हॉस्ट पर्वत क्या होता था। मैंने बहुत ही अच्छा विद एग्जाम्पल के साथ वहां पर मैंने नर्मदा ताप्ती के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा जिक्र वहां पर मैंने कर दिया था कि वो किस किस घाटियों में कैसे वो पाई जाती हैं। फिर यहां पर आपको मालवा के पठार जो जल का प्रवाह यहां पर देखने को मिलेगा, ये मध्य एरिया में थोड़ा सा चले जाइए, यहां से चंबल, सिंध, बेतवा जैसी नदियां यहां पर बह रही होती हैं, जो कि ऊपर उत्तर की ओर जा रही होती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, वहां पर नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, मालवा के पठार पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और यहां पर मिट्टी का कटान बहुत ज्यादा हो रहा होता है, इसलिए बीहड़ वाले इलाके देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि मिट्टियों का जब अपर्दन हो रहा होता है, जैसे कि ये नदी बह रही है यहां से, तो मिट्टी अपने साथ उसकी जो धाराएं होती हैं, बरसात का पानी उसकी जो धाराएं होती है उसमें कटान करते हुए चलती हैं। बड़े बड़े वहां पर आपको खड्ड देखने को मिल जाएंगे। चंबल घाटी क्षेत्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि आपको मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर के पूरा आगरा के हिस्से तक वहां उत्तर प्रदेश के फैला हुआ देखने को मिल जाएगा, कुछ राजस्थान के हिस्से को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर आपको विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती हैं, मैंने आपको बताया था आर्कियन, गोंडवाना, विंध्यन रेंज, चूना पत्थर की वहां पर प्रधानता होने की वजह से तो वहां पर आपको
विंध्यन रेंज में चूना पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है, तो वहां पर आपको संगमरमर की जो चीजें होती हैं, संगमरमर वहां पर चूना पत्थर से जो कि निर्मित हुई हैं वो देखने को मिल जाएगा, कायांतरण जो उनका हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मकराना क्षेत्र काफी फेमस है राजस्थान में, जो कि संगमरमर का उच्च कोटि का संगमरमर वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र था मेवाड़, मालवा और अरावली का रेंज, ये हमारा आता था पूरा उत्तर मध्य के उच्च भूमि के तहत ही आता था। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे दक्षिण मध्य उच्च भूमि के बारे में। पहले आप इतना तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जो क्वेश्चन था उस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। पहले तो जितना किया उस पर आप चर्चा करिएगा, उसके जो करंट पहलू हैं उसको उसमें जोड़िएगा। और एक चीज और मैं करंट में आपको बता ही देता हूं जाते जाते, सरकार के द्वारा यहां पर बांस के उत्पादन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में बांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि और भी कई ऐसे देश है जहां पर बांस का काफी उत्पादन किया जाता है। क्योंकि बांस एक ऐसा जो कभी घास का, इसे कभी वृक्ष बोला जाता था, फिर उसमें संशोधन किया गया, फिर उसे घास का दर्जा दिया गया, ताकि उससे भी कई प्रकार के जैसे टोकरी हो गए, सजावट के सामान होंगे, ये सब बनाए जाते हैं, ताकि वहां की जो जनजातीय समूह है या जो वहां के रहने वाले लोगों का व्यापार बढ़ सके, उनकी रोजी रोटी चल सके, इसके लिए योजनाएं लाई गई हैं वहां पे। ओके, तो इसलिए भी ये चर्चा में है, इसलिए आप जरूर पढ़ लीजिएगा अरावली रेंज के बारे में, मालवा का पठार कहां तक फैला हुआ है, उसका कृषि, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल, वहां पर वनस्पति, क्लाइमेटिक रीजन, वहां पर खनिज के दृष्टिकोण से, पर्यटन की दृष्टिकोण से, माउंट आबू का पर्वत, बौद्धिज्म का सबसे बड़ा केंद्र, जैनिज्म का सबसे बड़ा केंद्र, सॉरी, तो पर्यटन को भी वहां पर बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सब थे उसके एक पहलू, और सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, ताकि वहां पर खनन के कार्यों से वहां के पर्यावरण पारिस्थितिकी को कोई नुकसान न पहुंचे, वहां के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। तो इसका करंट में आपसे जोड़ते हुए दूसरे पॉइंट में वो जिक्र करेगा, 150 वर्ड या 250 वर्ड में वो आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, और वही अगर आपसे प्री में पूछ लिया तो उसके रेंज के बारे में पूछेगा, वहां की चोटियों के बारे में पूछ लेगा, उसकी स्थलाकृति के बारे में पूछ लेगा, वहां की विशेषता के बारे में आपसे पूछ लेगा, वहां की चट्टान के बारे में पूछ लेगा, वहां के लोग किस प्रकार की खेती कर रहे हैं उसके बारे में पूछ लेगा, वहां पर किस प्रकार का अनाज उपजाया जाता है उसके बारे में पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।